अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज हमारा इंडो पाक हिस्ट्री का 5th लेक्चर है। हमने स्लेव डायनेस्टी को स्टार्ट किया हुआ था। बेसिकली हमने दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट किया हुआ था जिसमें 5 ख़ानदान थे। हमने डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में कि स्लेव डायनेस्टी थी, देन खिलजी डायनेस्टी थी, देन हमारे पास तुगलक डायनेस्टी थी, देन सईद डायनेस्टी थी, फिर लोदी डायनेस्टी थी। तो हमने स्लेव डायनेस्टी से स्टार्ट लिया था जिसके पहले हुक्मरान कुतुबुद्दीन ऐबक को हमने डिस्कस किया था। हमने देखा कि वो लाहौर में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर मर गया और फिर क्या हुआ कि उसके बेटे अरम शाह ने हुकूमत संभाल ली। हमने ये देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उन्होंने 4 साल हुकूमत की 1206 से लेकर 1210 तक, और एज अ जनरल जो है वो 1192 से लेकर 1206 तक रहे और उनका टाइटल था लख बख्श। अच्छा, जब इनकी डेथ हो जाती है तो इनका बेटा इरम शाह जो है वो हुकूमत नहीं संभाल सका, तो शमसुद्दीन अल्तमश जो हैं वो हुक्मरान बनते हैं। तो आज हम शमसुद्दीन अल्तमश को देखेंगे कि 1211 में वो बनते हैं हुक्मरान और 1236 तक उनका टेन्योर रहता है। इन्हें अब ये जो शमसुद्दीन अल्तमश थे ये गौरी के ग़ुलाम थे, स्लेव ऑफ गौरी, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक के जो हैं दामाद भी थे। तो इनको टाइटल दिया जाता है यूसुफ़ सानी का। अब यूसुफ़ सानी का टाइटल इन्हें क्यों दिया जाता है? क्योंकि इनको इनके भाइयों ने बेच दिया था। बेसिकली ये एक तुर्किश कबीले से बिलोंग करते थे। तो ये बहुत अक्लमंद थे, दाना थे, तो इनके भाइयों ने जेलसी के मारे इन्हें जो है वो बेच दिया था और इस तरह ये पहले गज़ना में आए, गज़ना से फिर ये सब कॉन्टिनेंट में आ गए थे। तो जो है वो चूँकि इनकी स्टोरी जो है वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मिलती है, इसलिए इन्हें यूसुफ़ सानी कहा जाता है और इन्हें स्लेव ऑफ द स्लेव भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहले ये गौरी के ग़ुलाम रहे, देन जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के ग़ुलाम रहे और चूँकि ये अच्छे जर्नैल थे तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है अपनी बेटी की शादी इनसे कर दी। अच्छा, और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि ये सुल्तान जो शमसुद्दीन अल्तमश हैं, इन्हें सुल्तान दिल्ली का लक़ब किसने दिया? तो जो बगदाद के खलीफा थे उस वक़्त जो है वो मुसलमानों के लिए जो बगदाद के खलीफा थे, वो एक रूहानी अहमियत रखते थे। तो उन्होंने जो है वो एक ख़त लिखा था जिसमें उन्होंने शमसुद्दीन अल्तमश को सुल्तान दिल्ली कहा था। तो ये इनका टाइटल है। अच्छा, अब ये क्या करते हैं, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के जो वर्क्स थे उन्हें कंप्लीट करते हैं। जैसे कि 1192 में उन्होंने कुतुब मीनार को दिल्ली में स्टार्ट किया था, तो ये उसकी जो है कंस्ट्रक्शन उसे कंप्लीट करते हैं। मस्जिद क़ुव्वतुल इस्लाम की कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये क्या करते हैं, ये चालीसा बनवाते हैं। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश जो हैं वो चालीसा बनवाते हैं, 40 लोगों की कैबिनेट, और देन वो जो है वो सिल्वर टंका करेंसी जो है वो बरसगीर में लॉन्च करवाते हैं। अच्छा जी, अब वो टंका करेंसी के सिक्के जारी करते हैं बरसगीर में और इसी के दौरे हुकूमत में 1221 में जो है वो मंगोल हमले शुरू कर देते हैं बरसगीर पर। और जो क्या होता है कि अब ये ना 1233 में एक ग़ुलाम खरीदते हैं जिसका नाम होता है ग़ियासुद्दीन बलबन। तो ये क्या करते हैं, ग़ियासुद्दीन बलबन को खरीद कर उसे भी चालीसा में शामिल कर देते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आता है कि वो कौन से हुक्मरान थे जिन्होंने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का नमाज जनाजा पढ़ाया? तो वो शमसुद्दीन अल्तमश ही थे। अच्छा, ये एक स्टोरी है कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो थे उन्होंने कहा था कि मेरा नमाज जनाजा वो पढ़ाए जिसने कभी भी कोई नमाज जो है वो कज़ा ना की हो और कभी कोई तहज्जुद ना छोड़ी हो। तो उस वक़्त कोई भी आगे नहीं आया था और शमसुद्दीन अल्तमश ने फिर जो है वो इनका नमाज जनाजा पढ़ाया था। अच्छा, तो 1221 में जो है वो मंगोलों ने हमले शुरू कर दिए थे और इनकी बेटी जो है उनका नाम रज़िया सुल्तान था, जिसकी परवरिश इन्होंने बेटों की तरह की थी और उन्हें वो जो है वो स्किल सिखाई थी जो एक हुक्मरान में होनी चाहिए। अच्छा, अब 1236 में जो है वो शमसुद्दीन अल्तमश की डेथ हो जाती है। जब इनकी डेथ हो जाती है तो फिर रज़िया सुल्तान जो हैं वो उसके जो 2 भाई थे 2, वो जो है वो सल्तनत का दावा करते हैं। तो रज़िया सुल्तान जो है अपने दोनों भाइयों को कत्ल करके सल्तनत सँभालती है 1236 में।
और आलमोस्ट 4 साल जो है वो इसका टेन्योर चलता है रज़िया सुल्ताना का, 1236 से लेकर 1240 तक। और चूँकि चालीसा शमसुद्दीन अल्तमश ने बनवाई थी, तो चालीसा के जो लोग थे वो फतवा लगाना शुरू कर देते हैं, औरत की हुक्मरानी को हराम करार दे देते हैं। और कहा जाता है कि रज़िया सुल्ताना को जो है वो इश्क हो गया था जमालुद्दीन याकूत से। और जो है मलक अल-तूतिया है, वो इनके मंगेतर थे, तो वो जमालुद्दीन याकूत को कत्ल करके रज़िया सुल्ताना से शादी कर लेते हैं। अच्छा, अब जो रज़िया सुल्ताना का भाई था बहराम शाह, वो क्या करता है, वो इन दोनों मियाँ बीवी रज़िया सुल्तान और मलक अल-तूतिया, इन दोनों को कत्ल करके हुकूमत को संभाल लेता है। और देन ऑलमोस्ट 6 साल बाद जो हैं नेक्स्ट हुक्मरान आते हैं हमारे पास नासिरुद्दीन महमूद, जिनका टेन्योर है 1246 से लेकर 1266 तक। और ये सुल्तान अल्तमश जो थे उनके सबसे छोटे बेटे थे। अच्छा, अब इससे गयासुद्दीन बलबन जो कि 40 में शामिल किया था अल्तमश ने, वो जो गयासुद्दीन बलबन होता है वो इससे हुकूमत बनवाता है नासिरुद्दीन महमूद से। बलबन जो है वो जर्नेल बन जाता है नासिर का, क्योंकि नासिरुद्दीन को सियासी मामलात का इतना पता नहीं होता, तो जो सारी ताकत होती है वो आलमोस्ट बलबन के पास ही रहती है 20 साल तक। 1246 से लेकर 1266 तक जो है नासिरुद्दीन महमूद एज जो है वो रूलर रहता है। और देन इसकी डेथ हो जाती है और फिर गयासुद्दीन बलबन आते हैं। अच्छा, कहा जाता है कि जो नासिरुद्दीन महमूद हैं, इनकी बेटी थी हज़ाबरा, तो वो बाबा फरीद शकरकंद जो हैं उनकी वाइफ थी। अच्छा, अब नासिरुद्दीन महमूद की डेथ के बाद गयासुद्दीन बलबन जो हैं वो डायरेक्ट हुकूमत को संभाल लेते हैं, क्योंकि पिछले 20 साल भी आलमोस्ट उन्हीं के हाथ में सारी पावर होती है। तो 1266 से लेकर 1287 तक गयासुद्दीन बलबन जो है वो हुकूमत करते हैं। और इनकी दो पॉलिसियाँ थीं, इन्होंने दो पॉलिसीज़ बनाई थी। पहली थी मंगोल पॉलिसी, मंगोल हमलावर थे हिंदुस्तान पर। इस वक्त जो है वो बलबन का जर्नेल था ज़फ़र खान। ज़फ़र खान जो था उसका नाम सुनकर मंगोल भाग जाते थे, इतना डरते थे मंगोल उससे। तो उसने मंगोलों को घुसने ही नहीं दिया हिंदुस्तान के अंदर। और नेक्स्ट इसकी पॉलिसी थी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, मतलब ये कि अगर कोई इसके खिलाफ बगावत करता तो उसे सख्ती से ये कुचल देता था। अच्छा, अब गयासुद्दीन जो बलबन है, इसके दो बेटे थे। बड़ा बेटा था मोहम्मद खान और दूसरा बेटा था बगरा खान। अब जो मोहम्मद खान था, ये मंगोलों के साथ जंग लड़ता है और 1285 में जो है वो जंग लड़ते हुए ये ज़ख्मी हो जाता है और देन ये शहीद हो जाता है, वफ़ात पा जाता है 1285 में। तो जो है वो गयासुद्दीन बलबन, वो ये मतलब बहुत काबिल था ना मोहम्मद खान, इसका बेटा बड़ा, तो वो इस गम को सह नहीं पाता और 1285 में इसके बेटे की डेथ होती है और 2 साल बाद 1287 में जो है गयासुद्दीन बलबन भी वफ़ात पा जाते हैं। और इनके जो पोते होते हैं, बगरा खान के बेटे मुइज़ुद्दीन कैकाबाद, फिर वो सल्तनत को संभालते हैं। 1287 से लेकर 1290 तक 3 साल तक मुइज़ुद्दीन कैकाबाद जो हैं वो हुकूमत करते हैं और ये स्लेव डायनेस्टी के आखिरी हुक्मरान होते हैं। अच्छा, गयासुद्दीन बलबन को ज़िल्ले इलाही भी कहा जाता है और ये जो है, ये जो चालीसा बनवाई थी अल्तमश ने, उसे ख़त्म करता है और ये आर्मी के मामलात को टैकल करने के लिए दवाने उर्ज़ बनवाता है। ठीक है। और बरसगीर में जो फर्स्ट टाइम स्पाई सिस्टम, जासूसी का निज़ाम जो था, वो बलबल ने ही दिया था। जी, अब स्लेव डायनेस्टी के सारे हुक्मरानों को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।